लोग जानते थे कि ये नेता शराबी है, कांग्रेस पार्टी से टिकट लेके आए, फिर भी वोट दिया है। वो उसको दिया, शराबी को? शराबी को नहीं दिया, वो कांग्रेस पार्टी को दिया है। मेरा अजीज दोस्त और बुजुर्गों, किसी कैंडिडेट को नहीं देखना, चेहरों को नहीं देखना, मजलिस की सोच को देखना है। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मेरे जैसे कई आएंगे जाएंगे, लेकिन मजलिस बाकी रहेगी, मजलिस की सोच बाकी रहेगी, मजलिस की फिक्र बाकी रहेगी। याद रखो, तुमने हमारे वोट का इस्तेमाल किया है, हमारे हुकूक को पामाल किया है। हम वहां बैठते थे और तुमको यहां बिठाते थे, कुर्सियों पर बिठाना हमने जाना है। याद रखो, अब तुम वहां बैठोगे, हम यहां बैठेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज। मजलिस का यह पैगाम है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का यह पैगाम है। मेरे दोस्तों, मजलिस एक सियासी जमात सिर्फ नहीं है, सियासी रोटी सेकती नहीं है। मजलिस एक सोच का नाम है, एक आइडियोलॉजी का नाम है, एक फिक्र का नाम है, एक पैगाम लेकर दो लोगों के दरमियान में मजलिस जाती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वअतसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफ़र्रक़ू, सदक़ल्लाहुल अज़ीम। स्टेज पर तशरीफ़ फरमा मुअज़्ज़ज़ मेहमानान किराम और मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और अतराफ़ से आए हुए गांव के जिम्मेदार हजरात और मेरे नौजवान साथियों और दोस्तों और बुजुर्गों, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे और आपके लिए आज बहुत खुशी का मौका है कि आज़ादी के बाद पहली बार एक ऐसी पार्टी और ऐसी जमात हमारे दरमियान में आई है, जो जमात मुसलमान अक़लियतों की आवाज़ है, जो जमात मजलूमों की आवाज़ है, जो जमात अल्पसंख्यक समाज और दलित और आदिवासी समाज की आवाज़ है। हम सब तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का कि अल्लाह ने हमें एक मौका फराहम फरमाया है कि हमारे पास एक जागने का, जागरूक होने का और सियासी लीडरशिप पैदा करने का एक अल्लाह ने मजलिस इत्तिहादुल मुस्लिमीन के प्लेटफॉर्म दिया है। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, मैं जरा तारीख के औराक पलटता हूं आपके सामने कि हिंदुस्तान आजाद हुआ तकरीबन 75 साल हो गए। एक वक्त हिंदुस्तान पर ऐसा था कि हिंदुस्तान अंग्रेजों के चुंगल में आ चुका था, अंग्रेजों की गुलामी में हिंदुस्तान आ चुका था और अंग्रेज इस मुल्क पर मुकम्मल काबिज हो चुके थे। ऐसे दौर में कुछ हमारे हिंदुस्तान के पूर्वजों ने और हमारे बुजुर्गों ने एक दिल में हौसला पैदा किया और हिम्मत पैदा की और इन्होंने ठान लिया कि चाहे अंग्रेज कितना भी ताकतवर हो, हमें इस हिंदुस्तान को अंग्रेज के चुंगलों से आजाद करा के रहना है। अल्हम्दुलिल्लाह हम सब के सामने है कि हिंदुस्तान की आजादी में हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने कैसी कैसी सऊबतें और मुश्किलें और तकालीफ को बर्दाश्त किया।
और सारी मुश्किलों का सामना करते हुए, चाहे काला पानी की सजा हो, चाहे दिल्ली की चांदनी चौक में हिंदुस्तानियों का कत्ले आम हो, चाहे जिला वतनी की सजा हो, चाहे फांसी पर लटकाने की सजा हो, हर तरह की सजा को बर्दाश्त करके भी इस हिंदुस्तान को अल्लाह ताला ने अंग्रेज के नापाक इरादों से और अंग्रेज के जुल्म सितम से आजाद कराया। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, हिंदुस्तान की तरक्की के लिए, हिंदुस्तान को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी है कि हम सबके सामने हमारे हिंदुस्तान के माजी की तारीख हमारे सामने हो। अजीज दोस्त और बुजुर्गों, हिंदुस्तान आजाद हो गया। आजाद होने के बाद हमारे बुजुर्गों ने एक मशवरा किया, मैं मुख्तसर आपके सामने बताता हूं कि मशवरा किया कि भाई अब हिंदुस्तान को कैसे आजाद कराया जाए। हिंदुस्तान को आजाद करा दिया, लेकिन इसको अब चलाया कैसे जाए, कौन सा निजाम नाफिज किया जाए। तो ये तय हुआ कि हिंदुस्तान एक जमहूरी मुल्क रहेगा, हिंदुस्तान एक डेमोक्रेटिक कंट्री रहेगी, यहां किसी की डिक्टेटरशिप नहीं चलेगी, यहां कोई बादशाहत नहीं चलेगी, यहां जमहूरियत चलेगी। और जमहूरियत को चलाने के लिए हमारे बड़ों ने कॉन्स्टिट्यूशन को बनाया, कानून और संविधान को बनाया। उस कानून और संविधान के अंदर ये बातें सबसे मद्देनजर रखी गई, ये बातें सामने रखी गई कि भाई हिंदुस्तान में खासकर जो माइनॉरिटीज हैं, मुसलमान अकलियत में हैं या आदिवासी हैं या दलित समाज के लोग हैं, इन लोगों के हुकूक को कैसे बरकरार रखा जाए, उन पर जुल्म न हो, इनको बराबरी और इंसाफ के साथ कैसे इनके हुकूक दिए जाएं, इनके साथ इंसाफ हो, चाहे किसी भी लाइन का हो, समाजी लाइन का हो, धर्म के लाइन का हो, एजुकेशन के लाइन का हो, माईशत के लाइन का हो, इनके साथ बराबरी का मामला किया जाए। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, हमारे बड़ों ने संविधान को बना दिया और अल्लाह के फजल से हिंदुस्तान में कानून को नाफिज करवा दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या हिंदुस्तान की आजादी के 75 साल के बाद भी हम क्या मुकम्मल आजादी का सांस ले रहे हैं? क्या हमको हमारे बुनियादी हुकूक जो हमारे पूर्वजों ने, हमारे बड़ों ने जो हमें कानून के दायरे में रहकर दिए थे, क्या हमको मिल रहे हैं? मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, एजुकेशन के लाइन में देखो तो सबसे गिरा हुआ मुसलमान कहां है? जेलों में देखो, अंडर ट्रायल देखो तो सबसे ज्यादा आंकड़ा मुसलमानों का आता है। अब तो एक कमेटी की रिपोर्ट भी आ गई, रिपोर्ट में यह कहा गया कि हिंदुस्तान के मुसलमान मईशत में, माली हैसियत में दलित से भी कमजोर हो गए हैं। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, मैं आपके सामने सवाल करता हूं, आपको पूछता हूं कि क्या हमारी ये हालत हो गई, इस हालत का जिम्मेदार कौन है? मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, इस हालत का जिम्मेदार अगर कोई है कि तो वो है जिन्होंने हमारे ऊपर 40 साल 45 साल तक तकरीबन लगातार हुकूमत की इस हिंदुस्तान में, और इन्होंने जानबूझकर डेलिबरेटली उन्होंने हमें पीछे रखा और हमारे हुकूक को पामाल किया।
मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, आपको मालूम है कि अभी हाल में हिंदुस्तान की पार्लियामेंट में यूएपीए का एक कानून लाया गया, काला कानून। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, यूएपीए कानून क्या है, इसकी डिटेल में नहीं जाता हूं, लेकिन मुख्तसर आपको बताता हूं कि यूएपीए कानून वो है कि दिल्ली में बैठा हुआ एक ऑफिसर, हिंदुस्तान में किसी कोने में बैठा हुआ एक ऑफिसर यहां वडगाम की सीट में, वडगाम के तालुके में या सिद्धपुर तालुके के अंदर किसी मुसलमान को या किसी हिंदुस्तान के नागरिक को यह कह सकता है, डाउटफुल कह सकता है कि भाई यह आदमी आतंकवाद से, इसका ताल्लुक आतंकवाद से है, यह आतंकवादी है, टेररिस्ट है, यह घोषित कर सकता है और इस पर केस चल सकता है। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, हमारे पास अदालतें हैं, किसी का जुर्म साबित करने के लिए तो अदालतें हैं, अदालतें जुर्म साबित करती है कि किसका क्या जुर्म है, लेकिन इस कानून के तहत एक ऑफिसर डाउटफुल आपको जाहिर कर सकता है। यह जबरदस्त काला कानून है मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, आप इसको जानिए कितना सख्त कानून है। मैं आपको बताऊं कि हम अंधेरे में न रहे, यह कानून जो लाया है ना, वो अभी बीजेपी ने लाया है, लेकिन सबसे पहले पास जो कराया था वो कांग्रेस पार्टी ने किया था और इसको बदतर बनाया कांग्रेस पार्टी ने और इसको बदतर से बदतर बनाया बीजेपी ने। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, मेरा कहने का मतलब कि जिन पार्टियों पर हमने भरोसा किया, जिनको हमने झोली भर भर कर वोट डाले, हमने कभी यह नहीं देखा है कैंडिडेट कौन है, सिर्फ पंजे को देखा, सिर्फ कांग्रेस पार्टी को देखा, किया दिया कांग्रेस पार्टी ने। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, हमसे डेलिबरेटली यह कहा गया कि आप सामने वाली कुर्सियों में बैठे। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, वक्त बहुत कम है और भी मुख्य मेहमान बाकी है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब भी बाकी है, इनको असल सुनना है। मैं मुख्तसर आपको बताता हूं कि मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, अब तक तो हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था कि हम किसको वोट डालें। कांग्रेस और बीजेपी थी, अब बीजेपी को डाल नहीं सकते, इंशाल्लाह कभी डालेंगे भी नहीं। रही कांग्रेस पार्टी, तो कांग्रेस पार्टी को डालते रहे और कोई ऑप्शन हमारे पास नहीं था। कांग्रेस पार्टी ने किया जानबूझकर हमारे वोट लेती रही और हमें पिछड़ा बनाती रही, यहां तक कि हमारे हालात ये कर दिए। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, इस मजलिस से, इस प्रोग्राम से एक इरादा करके जाना है कि इंशाअल्लाह अब हम वोट डालने वाले नहीं बनेंगे, अब वोट लेने वाले बनेंगे। अब तक हमने सियासी जिंदगी में कांग्रेस पार्टी हो चाहे कोई भी समाज की पार्टी हो, हमने उसे वोट डालते रहे, अब वोट डालेंगे नहीं, इंशाअल्लाह वोट लेके रहेंगे। हम कांग्रेस पार्टी से कहते हैं कि याद रखो, तुमने हमारे वोट का इस्तेमाल किया है, हमारे हुकूक को पामाल किया है। हम वहां बैठते थे और तुमको यहां बिठाते थे, कुर्सियों पर बिठाना हमने जाना है। याद रखो, अब तुम वहां बैठोगे, हम यहां बैठेंगे इंशाअल्लाह उल अजीज। मजलिस का यह पैगाम है, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का यह पैगाम है। मेरे दोस्तों, मजलिस एक सियासी जमात सिर्फ नहीं है, सियासी रोटी सेकती नहीं है। मजलिस एक सोच का नाम है, एक आइडियोलॉजी का नाम है, एक फिक्र का नाम है, एक पैगाम लेकर दोनों लोगों के दरमियान में मजलिस जाती है। और बैरिस्टर असदुद्दीन साहब को आपने बारहा सुना होगा, वो खुद कहते हैं कि मैं नेता बनने नहीं आया हूं, मुझे नेता बनने की जरूरत नहीं है। कोई आके आपके सामने कहता है कि आपको नेता बनना है, आप खड़े हो, कब तक सोते रहेंगे? हमारी ये हालत हो गई, अगले 10 साल में हमारी क्या हालत होगी?
अभी आपने सुना होगा एक स्पीच नितिन पटेल साहब का। क्या बोले? लव जिहाद पर बोलते बोलते बोल गए कि जो फतवा देने वाले उलमा है ना, वो कहां है जो लव जिहाद पर फतवा नहीं देते? अरे नितिन पटेल साहब, वो वक्त चला गया कि खामोशी से सुनते रहे। अब मैं तुमको जवाब देता हूं MIM के प्लेटफॉर्म से कि फतवा देना आता है, और फतवा हमने जंग आजादी में भी दिया था और आज भी फतवा देना आता है। जिस दिन फतवा देंगे हिंदुस्तान की तारीख को पलट देंगे। कब तक सुनेंगे? तकबीर! अरे जोर से नारे तकबीर! ये हुई ना बात छापी वाला। कब तक सुनेंगे? हर एरा गरा जत्थो आगे हमें बोल के चला जाता है। अरे सुन लिया बहुत, अब सुनने का टाइम नहीं है। मैं मोमन बिरादरी से हूं मेरे भाइयों। हमारे दरमियान में क्या चर्चा होती है मैं जानता हूं। हमारी हालत एजुकेशन में क्या है मैं जानता हूं। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, अब हमें तरक्की का इरादा करना है और तरक्की के लिए जरूरी है कि पॉलिटिकली सियासी इंपावरमेंट हम बने। पॉलिटिकली पावर होगा तो हम हमारी स्कूलें खोलेंगे, हमारे एरिया को डेवलपमेंट करेंगे, हमारी आवाज को बुलंद करेंगे। नहीं तो मेरे दोस्तों, सहते रहेंगे तो ये लोग हमें पीछे करते रहेंगे। एक वक्त आएगा कि इनकी नापाक साजिश ये होगी कि इनको फुटबॉल की तरह खेलते रहो, इनकी कोई वैल्यू नहीं है। जैसे एक जमात की नाम नहीं लेना चाहता, एक जमात की सोच है कि मुसलमान अव्वल दर्जे का शहरी न रहे। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, बहुत सारे मेहमान बाकी हैं। मैं अपनी बात खत्म करने से पहले मैं मोमन कौम के समाज के बुजुर्गों से अपील करता हूं, आगे वालों से अपील करता हूं, उलमा से मुअद्दबाना दरखास्त करता हूं कि प्लीज MIM पार्टी को समझिए, MIM पार्टी को छोड़िए, आप कुछ करिए कि सियासी हम पावर में आए, हमारी लीडरशिप बने। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, हमारी लीडरशिप जब जब भी उभरी है तो कांग्रेस पार्टी ने हमारी लीडरशिप को खत्म करने की कोशिश की है। इसलिए कि कांग्रेस पार्टी जानती थी और आज भी जानती है कि मुसलमानों की लीडरशिप तैयार हो गई तो हम घर बैठने वाले, हमारे पास से कुर्सियां चली जाने वाली है। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, हमें सोचने की जरूरत है। बातें कहने के लिए बहुत है, लेकिन सिर्फ प्रोग्रामों से कुछ नहीं होगा, बयानों से कुछ नहीं होगा, बातों से कुछ नहीं होगा। अब वक्त आया है कि हम अपने जाती मफाद को छोड़ के, जाती इख्तिलाफ को छोड़ के, हम सब एक होके इंशाअल्लाहुल अजीज एक सियासी क़ियादत को मजबूत करना है, मजलिस का दामन थामना है और इंशाअल्लाहुल अजीज वक्त आएगा कि हमारी एक क़ियादत मजबूत होगी पूरे हिंदुस्तान में और इंशाअल्लाह जो भी हमारे मसाइल हिंदुस्तान के लेवल इंशाअल्लाह उसके हल निकलेंगे। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, अगर हम सियासत में मजबूत नहीं होंगे तो कभी ये जालिम जुल्म बंद नहीं करेंगे, कभी अपनी साजिशों से ये बाज नहीं आएंगे। और MIM पार्टी इसको मजबूती से कर रही है। आपको फॉर एग्जाम्पल मैं एक मिसाल देता हूं। हमारे गुजरात के अंदर कुछ मुस्लिम नौजवानों को पत्थर मारने के आरोप में पुलिस गिरफ्तार करती है। अभी आरोप सिद्ध नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ, वो तो कोर्ट अदालत तय करेगी कि उसका आरोप है, उसका जुर्म है कि नहीं। इससे पहले पुलिस क्या करती है? खंभे से बांधती है और एक समुदाय के लोगों को सामने इन मुस्लिम नौजवानों को पीटती है और वो समुदाय
खड़े खड़े तालियां बजाती है और सिसोटियां बजाती है और कह कह मारती है और मजाक उड़ाती है। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, ये संविधान और कानून के खिलाफ है। पुलिस ऐसा जाहिर जनता के सामने नहीं कर सकती। ये जुल्म किया मुसलमानों पर, आम आदमी पार्टी नहीं बोली और चाहिए उसको मुसलमानों के नई आवाज उठाई उस पर। कांग्रेस पार्टी जिस पर हमने 70 साल भरोसा किया और वोट उसी को डालते आए, वो भी चुप रही। कौन उठाएगा मुसलमानों की आवाज? मजलिस ने काम किया। मजलिस की टीम अहमदाबाद से गई वहां और जाकर जो भी मदद हो सकती थी की और लीगर लड़ाई की भी उनका भरोसा दिया और कहा मजलिस आपके साथ है, आपकी आवाज है, जो भी आपको जरूरत पड़ेगी, लीगल लड़ाई होगी, वो इंशाअल्लाह हम आपके साथ रह के करेंगे। यह है मजलिस का काम। अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, थोड़ी देर के लिए सोचिए। मैं आपको एहसास दिलाना चाहता हूं। मैं अपने अंदर की फिक्र को आपके अल्फाज में लाके नहीं बता सकता हूं, लेकिन मेरे अंदर की कूड़न को आपके सामने एक रखना चाहता हूं कि आप थोड़ी देर के लिए सोचिए। हर समाज का अपना एक कारवां होता है, अपनी एक लीडरशिप होती है, जो समाज को कोई भी मसाइल होते हैं वो जाके वो उसके साथ हल करते हैं। हमारा कौन है मेरे अजीज दोस्त? अगर मुसलमानों पर अत्याचार हो रहा है, अगर दलितों पर अत्याचार हो रहा है, आदिवासी अल्पसंख्यक समाज पर अत्याचार हो रहा है, उनका कौन है मेरे अजीज दोस्त? आपको बता दूं, अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने एक बात बताई। कहा इनको आपके वोट की जरूरत नहीं है, ये समझ चुके हैं मुसलमान तो पड़ा हुआ है, गिरा हुआ है, जाएगा कहां, उसको वोट तो हमको देना ही है। और एक बात कही कि इनकी पार्टियों में देखिए, इनके स्टेज पर देखिए, इनके नेताओं के साथ देखिए, कितने दाढ़ी वाले और टोपी वाले और सरवाल जब्बे वाले मिलते हैं। वो नहीं बिठाएंगे। अरे मेरा तजर्बा है, मैं आपके सामने पब्लिक में ये बात नहीं रख सकता हूं, मेरा तजर्बा है। ये लोग ये कहते हैं कि मुसलमान नहीं चलेगा हमारे साथ। मैं सबूत से कह सकता हूं आपको, दाढ़ी टोपी नहीं चलेगी। मेरे अजीज दोस्तों बुजुर्गों, इतनी जिल्लत और पस्ती कब तक हम सहेंगे और कब तक ऐसी जिंदगी गुजारेंगे? अब हम मांगेंगे, अब वोट मांगेंगे और इंशाअल्लाह जो हमारी कदर नहीं करता, जिन्होंने हमें डेलिबरेटरी ऐसी हालत में डाला है और जिन्होंने हमारे वोट का इस्तेमाल करके हमारी हालत की है, इसको इंशाअल्लाह घर भी भेजेंगे। भेजेंगे ना? मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, अपनी बात खत्म करने से पहले फिर से एक बार कह रहा हूं, उलमा से दरखास्त, अपील है, मुअद्दबाना अपील है। मैं छोटा हूं लेकिन अपील कर रहा हूं, आगेवानों से अपील कर रहा हूं, छोड़िए वो सोच को कांग्रेस कांग्रेस कांग्रेस। क्या रे कांग्रेस? क्या चीज है कांग्रेस? कहां है कांग्रेस की लीडरशिप? कहां है? मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, कांग्रेस आने वाली नहीं है अब सत्ता में। क्या मजबूरी है हमारी? सब अच्छा है, मजलिस अच्छा है, मुसलमानों की आवाज है, मजलूमों की आवाज है, बेवाओं की आवाज है, बेबसों की आवाज है, गरीबों की आवाज है, लेकिन कांग्रेस। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों, आप लोगों से मुअद्दबाना दरखास्त है कि इस मानसिकता से निकलिए और निकलकर सोचिए और मैदान में आइए और इत्तिहाद को फराहम दीजिए, इत्तिहाद को कायम कीजिए। और मजलिस हमारे सामने एक प्लेटफॉर्म पर है, हमारे सामने एक ऑप्शन आया है कि हम कांग्रेस और बीजेपी को छोड़कर वोट डालें। इंशाअल्लाह आपको चेहरों को नहीं देखना। हमने आज तक कांग्रेस के चेहरों को देखा? मुझे याद है, मैं आपके सामने कह सकता हूं कि शराबी आया है, लोग जानते थे कि नेता शराबी है, कांग्रेस पार्टी से टिकट लेके आए, फिर भी वोट दिया है। वो उसको दिया, शराबी को? शराबी को नहीं दिया, वो कांग्रेस पार्टी को दिया है। मेरे अजीज दोस्त और बुजुर्गों,
किसी कैंडिडेट को नहीं देखना, चेहरों को नहीं देखना, मजलिस की सोच को देखना है। लोग आते रहेंगे, जाते रहेंगे, मेरे जैसे कई आएंगे जाएंगे, लेकिन मजलिस बाकी रहेगी, मजलिस की सोच बाकी रहेगी, मजलिस की फिक्र बाकी रहेगी। मेरा अजीज दोस्त और बुजुर्गों, उठने से पहले इरादा करिए। बातों से कुछ नहीं होगा, सुन के चले जाएंगे नहीं, गांव गांव जाके चर्चा करनी है इंशाअल्लाह, कब अपनी लीडरशिप कायम करनी है, करेंगे ना। अल्लाह ताला हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।